हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा आज हम चैप्टर 7 कंबशन के डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सरसाइज डिस्कशन, जिसमें हमने पार्ट ए बी सी कल डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर पार्ट डी। पार्ट डी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटीरियल, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल। कंबस्टिबल मटेरियल बेटा मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक ऐसा मटेरियल जो जलने से हीट जो क्या करता है, दैट कैच इजीली कैच फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जो कैच कर लेते हैं फायर को एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और कंबस्टिबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल पेपर, पेट्रोल, मैस्टिक एट्सेट्रा। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द 3 कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। 3 कंडीशंस आपने बतानी हैं जो कंबशन के लिए ज़रूरी हैं। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से लर्न कराई थी। 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं बेटा कंबशन के लिए? फर्स्ट, देयर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, एंड टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल शुड बी हायर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 चीज़ें ज़रूरी थी। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, तीसरा जो टेम्परेचर है कंबस्टिबल मटेरियल का वो बाहर से आप ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे बजाय उसके इग्निशन टेम्परेचर के। ठीक है बेटा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। किन कंडीशंस की वजह से स्लो कंबशन होता है किसी सब्सटेंस का? तो क्या रीज़न होता है उसके पीछे? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। एयर की सही सप्लाई, सही अमाउंट में सप्लाई ना होने की वजह से क्या होता है बेटा? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से द स्लो कंबशन टेक प्लेस। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। ये बेटा आपको कराई थी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग। जितनी हीट पैदा होती है जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करते हैं इन प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन में जब आप 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करते हैं तो जितनी हीट पैदा होती है दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं किसी आइडियल फ्यूल के। आइडियल फ्यूल मतलब जो आइडियल है, जिसमें कोई भी नेगेटिव थिंग्स नहीं है, उसको हम आइडियल बोलते हैं। तो आइडियल फ्यूल क्या होना चाहिए? इट शुड बी चीप, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए, साथ ही अवेलेबल हो, ईजी टू ट्रांसपोर्ट हो, ईजी टू स्टोर हो, हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए बट रूम टेम्परेचर से कम ना हो। ऐसा ना हो कि चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही जलनी शुरू हो जाएं। ठीक है, कम हो लेकिन रूम टेम्परेचर से कम ना हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद ज़्यादा हार्मफुल गैसेज ये प्रोड्यूस ना करे। अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन। ये जो भी सब्सटेंस बर्न कर रहा है वो कंप्लीट कंबशन करे और कंट्रोलेबल कंबशन करे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई इज़ वाटर नॉट यूज फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बेटा? बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड दिस कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक। और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक यानी झटका लग सकता है। ठीक है, क्लियर, करंट लग सकता है। तो हमें नहीं, इलेक्ट्रिक फायर इक्विपमेंट में अगर आग लग जाती है वी शुड नॉट थ्रो वाटर। वाटर नहीं हमें थ्रो करना चाहिए। तो सोचो क्या करना चाहिए, आपको बताया था। ठीक है, एक बार माइंड लगाओ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। आपने डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप फ्लेम के डिफरेंट जोन्स के बारे में डिस्कस कर ड्रॉ करेंगे। लेबल द जोन विच कंटेन। आपने उस पार्ट को लेबल करना है जिसके अंदर अनबर्न्ड वैक्स वेपर हो। तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर किस में होते हैं? आपको बताया था अनबर्न्ड वैक्स वेपर किस में होते हैं? 2 होते हैं आपके इनर मोस्ट जोन में। अनबर्न्ड वैक्स वेपर किस में होते हैं बेटा? इनर मोस्ट जोन में, जहाँ पूरी तरह नहीं जले, अध जले वैक्स वेपर। और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपके होते हैं येलो फ्लेम में यानी मिडल जोन के अंदर। तो ये आप करेंगे, इसमें आपने लेबल करना है इनर मोस्ट जोन एंड मिडल जोन। लेट्स सी द डायग्राम। ये डायग्राम बेटा आपने इसमें ड्रॉ करना है।
ये डायग्राम आपके पास है, दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। तो हम ये मैंने आपको नोटबुक पे ड्रॉ करने के लिए बताया था, तो ये डायग्राम आप सब बच्चों ने इसमें ड्रॉ करना है और इसके पार्ट्स को आपने अच्छे से लेबल करना है, ठीक है बेटा, कर लेंगे। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बुक से आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज़ 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम। अगर सपोज मान लेते हैं कि 18,000 किलो जूल पैदा होती है एनर्जी, इतनी हीट पैदा होती है जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल जलाते हैं। अगर एक वुड है, वुड लकड़ी है, उसके 1 किलो जलाने से 18,000 किलो जूल, यानी दिया हुआ ना 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम। हाउ मच ऑफ वुड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3,60,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो 3,60,000 किलो जूल हीट एनर्जी को पैदा करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ हमें वुड जलानी पड़ेगी। तो इसमें बेटा आपको कैसे करना है, यू कैन डू द फॉर्मूला, डायरेक्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। मास ऑफ द वुड दैट इज हीट प्रोड्यूस डिवाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी हीट पैदा हो रही है उसके डिवाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू, जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द, तो कितने किलो जूल हीट पैदा करनी है हमने और डिवाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी द मास ऑफ वुड। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसमें यूनिट वाला मेथड लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे को जो चीज़ निकालनी है हमें किलोग्राम्स में निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है, तो उसको हम राइट साइड में रखते हैं। तो 18,000, अगर हम सपोज 18,000 ले लेते हैं, 18,000 किलो जूल एनर्जी को पैदा करने के लिए हमें चाहिए 1 किलोग्राम फ्यूल, ठीक है। 18,000 किलो जूल एनर्जी को पैदा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 18,000 किलो जूल। फॉर 18,000 किलो जूल एनर्जी वी रिक्वायर 1 किलोग्राम फ्यूल। 1 किलोग्राम फ्यूल हमें चाहिए, ठीक है। 1 के लिए आपको 1 किलो जूल एनर्जी के लिए आपको कम फ्यूल चाहिए होगा, तो 1/18,000 आ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3,60,000 किलो जूल के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, तो भी आपका 20 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई आर गैसेस फ्यूल कंसिडर्ड बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल। गैसेस फ्यूल को अच्छा क्यों कहा गया बजाय लिक्विड और सॉलिड फ्यूल के? सबसे पहला रीज़न है दे हैव लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उनकी जो आपके गैसेस फ्यूल है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। दे प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। ये बहुत कम अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। नो ऐश पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड इट्स बर्निंग। जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो इनसे कोई भी राख धुआं वगैरह पैदा नहीं होता, तो ऐश पार्टिकल से रिलीज नहीं होते, ठीक है बेटा। दे कैन बी इजली इग्निटेड विद स्मॉल स्पार्क। इनको आप आसानी से जला सकते हो, छोटी सी चिंगारी से भी आप इनको जला सकते हो। एंड देयर रेट ऑफ कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड। और इनके जो रेट ऑफ कंबशन है ये इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोनों आपने एक ही में राइट करने हैं कि इसको आप स्मॉल स्पार्क से जला तो सकते हो लेकिन इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप जलाओ और धमाके होने शुरू हो जाएं, वो भी गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो इन दोनों को आप सेम पॉइंट में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू वी से दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड्स। हम क्यों कहते हैं कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है उनकी वजह से हमारे हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं बेसिकली? क्यों बोलते हैं हम ऐसा? हेल्थ हैजार्ड का मतलब क्या होता है? हमारे हेल्थ को कोई डेंजर होना, ठीक है, कोई बीमारी पैदा होना, कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाना। सो बिकॉज बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन लीड मैनी हार्मफुल गैसेस। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, एसिड रेन हो सकती है। दूसरा, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है।
और स्मोक बन सकता है। स्मोक मतलब धुंध हो जाना, धुंध के अंदर जब कार्बन पार्टिकल मिल जाते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था, फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है, वो धुंधली जो आँखों में जलन करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं प्लांट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। प्लांट्स में इट कॉज लीफ ड्रॉपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 1 मार्क में आ जाता है कि नेम द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ ड्रॉपिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर लीफ के ड्रॉप होने की वजह क्या हो सकती है, कौन सी गैस होती है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड आता है रिटार्डेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है प्लांट्स में वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एसिड रेन का बनना। एसिड रेन क्या होते हैं? जब हमारे वाटर वेपर्स के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाली गैसेज मिक्स हो जाती हैं, इट लीड्स टू एसिड फॉर्मेशन। और ये एसिड जब रेन के साथ नीचे गिरता है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके इम्पैक्ट। हमारे पास जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन अगर फ्यूल की होती है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल से। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल अगर पूरी तरह से कंबस्शन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और अगर कंबस्शन ऑफ कोल और डीजल हो रही है, कोल की और डीजल की जब हम कंबस्शन करते हैं तो ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है नो डाउट, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। और पेट्रोल और गैसोलीन के जलने से कौन सी गैस होती है बेटा? यहाँ होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कब रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ आज के लिए इतना ही बेटा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, वो आपके इंटरनल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगी। यू हैव टू राइट डाउन the question answers in your notebook. ठीक है बेटा, till then take care, stay safe, stay home, have a nice day.